स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे राधिका यादव मर्डर केस के बारे में। इसकी पूरी डिटेल जो केस रहा है ये आपको बताएंगे। कुछ सालों पहले उत्तर प्रदेश में एक केस हुआ था और मैंने उसको अपने जर्नलिज्म करियर के दौरान डीपली कवर किया था। उस केस के दरमियान कई सारे रिसर्च पेपर्स जो थे वो भी पढ़े, कई सारी केस स्टडीज़ पढ़ी, कुछ डिस्टर्बिंग रीजंस को जानने के लिए कि आखिर क्यों एक मर्द या एक आदमी अपने फैमिली को, पूरी फैमिली को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को मार देता है, उसका कत्ल कर देता है। तो इस दौरान में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स थे, लेकिन एक पैराग्राफ था जो आज रिकॉल हुआ जब राधिका यादव मर्डर केस के बारे में पहली बार मैंने सुना था। तो तभी सोच लिया था कि आपके साथ में इसको शेयर करेंगे। ये पैराग्राफ कुछ इस तरह का था, उसमें लिखा था कि जो आदमी हैं, जो मर्द हैं, हमारे कल्चर में सदियों से ये सामने देखा गया है, हम ट्रेंड हुए हैं इस तरह से बिलीव करने के लिए कि जो मर्द है वही पूरी फैमिली का एक सोल ब्रेड विनर है। मतलब कि वही अकेला ऐसा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही प्राइमरी केयर टेकर होगा पूरे फैमिली का, सभी बच्चों का, पूरे परिवार का। वही कमाएगा, वही उन्हें खिलाएगा। बच्चों के पास खाने के लिए है या नहीं, पहनने के लिए है या नहीं, ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वो इसमें फ़ेल होता है या उसे ऐसा कुछ दिखता है कि वो इसमें फ़ेल हो रहा है किन्हीं कारणों से, तो वो इस ह्यूमिलेशन को, इस एक तरह से बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और काफ़ी सारे आदमियों के ऊपर जो स्टडी हुई उसमें सामने आया है कि वो ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत ही बेकार होते हैं। जब वो ये सब नहीं कर पाते तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते ऐसी परिस्थिति में कि इस बात के बारे में किसी को भी पता चले। सोसाइटी तो दूर की बात है, उनके फैमिली में भी सारे लोगों को इसके बारे में पता चले। और इसका उनको एक ही रीज़न सामने दिखता है, या तो खुद को ख़त्म कर लेते हैं या फिर सामने वाले किसी को अपनी फैमिली में से, या फिर कई केसेस में देखा गया पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर देते हैं। ये एक ऐसा मेजर डिस्टर्बिंग मेल ईगो का केस है जो कई बार देखा जाता है और हर बार इसी तरह से सामने आता है कि जब भी ऑनर किलिंग के केसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें वो फ्रेजाइल मेल ईगो जो है उसका एस्पेक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। जब राधिका यादव केस के बारे में सुना तो सबसे पहले ये पैराग्राफ जो था ये दिमाग में आया। क्यों आया वो आपको इस कहानी के अंत तक पता चली जाएगा। और अपने विचार आप लोग भी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। किस तरह से इस तरह के जो जघन्य अपराध हैं इनको पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है सोसाइटी से, समाज से। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं कि कैसे आखिर एक बाप जिसने अपनी बेटी के सारे सपने, उन सबको संजोया, उसको आगे बढ़ाया, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए, अपने कई साल उसके ऊपर लगा दिए, लेकिन क्यों फिर आखिर में उसने अपनी ही बेटी को मार दिया। तो ये आज का वीडियो आपको पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, बताइएगा अपने विचार। और अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। शुरुआत होती है साल 2025, जुलाई का महीना था। गुड़गांव के सेक्टर 57 के सुशांत लोक में एक परिवार रहता था, यादव परिवार। बड़े भाई थे दीपक यादव और उनके छोटे भाई कुलदीप यादव। इन दोनों की फैमिली एक डबल स्टोरी बिल्डिंग में इस जगह सुशांत लोक में रहा करती थी। ये पूरा परिवार जो था वो एक दशक पहले ही, बताया जाता है, गुड़गांव के ही अपने नेटिव, उनका गांव था वज़ीराबाद, वहाँ से ही यहाँ पे आके शिफ्ट हुए थे, यहीं पे रहा करते थे। वज़ीराबाद क्योंकि इनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था इस सेक्टर 57 से, तो वहाँ पे इनका कई बार अक्सर जाना भी होता था। दीपक यादव का लगातार वहाँ जाना हुआ करता था, कभी दूध लेने या देने की वजह से, या फिर दूसरी चीज़ें। उनके दोस्त लोग वहाँ पे थे, मिलने वाले वहाँ पे थे, गांव वाले थे, तो उनसे मिलने के लिए जाना आना लगा रहता था। दीपक यादव के घर में उनकी वाइफ, उनका एक बेटा और उनकी बेटी राधिका थी। उनका काम था दीपक यादव का एक रियल एस्टेट एजेंट का। वो रियल एस्टेट एजेंट थे, उनकी कई सारी रेंटेड प्रॉपर्टीज़ थी जिससे जो किराया आता था, तो बताया जाता है 15 लाख रुपए के आसपास जो किराया था। ये सारी चीज़ें थी, संपन्न घर था, प्रॉपर खुशहाल परिवार था, ज़िंदगी अच्छी थी, सारी चीज़ें, सुख सुविधाएँ थीं। तो ये सब कुछ चल रहा था। अब दीपक की जो बेटी थी राधिका का बताते हैं कि बचपन से ही जुनून था टेनिस। वो टेनिस बहुत अच्छा खेलती थी और दीपक ने हमेशा उनको सराहा भी था, उनको मोटिवेट भी किया था, इनकरेज भी किया था। इस परिवार को जो भी लोग जानते थे, चाहे रिश्तेदार हों या फैमिली फ्रेंड्स हों, उन सभी के लिए दीपक की जो इमेज थी वो इस तरह की थी कि वो अपनी बेटी को हमेशा आगे बढ़ाते हैं, उसको बहुत आगे रखते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं और हमेशा उसी की बात करते रहते हैं, उसकी तारीफ़ करते रहते हैं। बचपन से ही राधिका का क्योंकि टेनिस में बहुत ज़्यादा मन था, टेनिस खेलने का, 10 साल की उम्र से दीपक वसंत कुंज लेकर जाते हैं राधिका को। वहाँ पे एक टेनिस अकेडमी थी, कोच विनोद कुमार की।
तो उनके यहाँ जाके टेनिस की ट्रेनिंग दिलवाते थे। 10 साल की जब राधिका की उम्र थी तभी से, और लगातार ये जो कोचिंग थी वो चलती है, सारी चीज़ें चलती हैं। राधिका के बारे में ये कहा जाता है वो शानदार प्लेयर थी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। विनोद कुमार उसके पहले कोच थे, और विनोद खुद ये बताते हैं कि दीपक एक इस तरह के मैच्योर और सपोर्टिव पिता थे कि उन्होंने कभी भी राधिका को खेलने से रोका नहीं। वो उसका हमेशा हौसला बढ़ाते थे, और इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी सारे अपने फैमिली गैदरिंग्स, फैमिली फंक्शंस जो थे वो राधिका के टेनिस की वजह से छोड़े हैं। खुद राधिका को भी मोटिवेट करते थे कि तुम्हें इसी में आगे बढ़ना है। अब तक करीबन 18 साल अपनी ज़िंदगी के जो उन्होंने दिए थे, साल 2025 तक राधिका के स्पोर्ट्स में, बताया जाता है कि 2.5 करोड़ रुपए तक खर्च कर दिया था दीपक ने अपनी बेटी के इस स्पोर्ट्स के लिए। टेनिस में राधिका ने भी खूब नाम कमाया, ऐसा नहीं कि वो एक स्ट्रगलिंग प्लेयर थी, एक बहुत अच्छी शानदार प्लेयर बन चुकी थी। टेनिस में राधिका का बहुत बड़ा नाम था। 10 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो थी वो खेल चुकी थी, और उसमें जूनियर जो टूर्नामेंट्स उसने खेले थे तो बेस्ट रैंकिंग, वर्ल्ड वाइड बेस्ट रैंकिंग जो थी वो 1638 थी राधिका की। शानदार टेनिस प्लेयर थी। जब वो विमेन सर्किट में आई तो वहाँ पे भी उसके जो मार्च 2017 मार्च से जो मार्च 2023 तक जितना ये ड्यूरेशन रहा, उसमें जो 30 टूर्नामेंट उसने खेले, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, अलग अलग देशों में उसका जाना हुआ। दीपक यादव कई बार उसके साथ में जाते थे जो उसके पिता थे। मलेशिया गए, ट्यूनीशिया गए, बुरुंडी गए, और इंडिया में जो जितनी जगह टूर्नामेंट्स होते तो वहाँ पे उसको ले जाया करते थे। इसके अलावा राधिका की जो बेस्ट विमेन रैंकिंग थी वो भी 1999 थी, तो काफ़ी अच्छी प्लेयर थी। दीपक जो थे राधिका के पिता, वो हमेशा उसको, उन्होंने सिर्फ पैसे से ही सपोर्ट नहीं किया, अपना पूरा 18 साल जीवन के उसको इस स्पोर्ट्स में उसके दिए। लेकिन बताते हैं कि साल 2023 या 24 की शुरुआत के महीने थे जब अचानक से एक बड़ा झटका लगता है राधिका को, क्योंकि उनको एक इंजरी हो गई थी। एक इंजरी होती है, कॉम्पिटिटिव टेनिस जो था वो खेलना बंद हो गया उस इंजरी की वजह से, और उसके बाद उनको थोड़े समय के लिए ब्रेक लेना पड़ा। अब ये जो ब्रेक था ये एक तरह से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो होता है कि वो कुछ समय के लिए ही गैप लेने वाली थी, ब्रेक लेने वाली थी। उसके बाद वो वापस से अपने कॉम्पिटिटिव टेनिस के अंदर उतरना चाहती थी, खिलाड़ी बनना चाहती थी, टेनिस प्लेयर बनना चाहती थी। तो ये जो ब्रेक था वो राधिका ने लिया। राधिका ने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि अपने एक्सपीरियंस को, अब तक के इस टैलेंट को, टेनिस के इस्तेमाल इसका करने के लिए नए प्लेयर्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। बताते हैं सेक्टर 57 के ही गुड़गांव के अंदर जो रेडर्स एकेडमी है वहाँ पे, और सेक्टर 61 के एक और एकेडमी में राधिका ने कोचिंग देना शुरू किया। नए नए बच्चों को बुलाती थी। पहले से वो जो टेनिस कोर्ट था उसको बुक किया करती थी, अलग से उसकी बुकिंग के बाद में बच्चे वहाँ पे आते थे। करीबन 3 से 4 बच्चे आने लगे थे अलग अलग दोनों एकेडमीज़ में, और यहाँ पे राधिका ने उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अब ये एक छोटा सा अरेंजमेंट था उनका कि भाई जब तक इंजरी ठीक नहीं हो रही तब तक ये करते हैं, इसके बाद में वो अपना आगे जो कॉम्पिटिटिव टेनिस है उसको आगे दोबारा स्टार्ट करेंगी। उन्होंने अपने पिताजी से भी कहा था, दीपक से भी उन्होंने कहा था कि आपने मेरे ऊपर 2.5 करोड़ रुपए लगाए हैं, खर्च किए हैं, और मैं इसको बर्बाद नहीं होने दूँगी इस पैसे को। मैं एक अच्छी प्लेयर बन के दिखाऊँगी, अपने टैलेंट से इस समय अपने ये जो नए बच्चे हैं इन बच्चों को भी ट्रेन करूँगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन राधिका जो थी उनका जो माइंड था वो सिर्फ टेनिस की तरफ नहीं, इस बीच में वो लगातार और भी आगे अपने करियर में बढ़ना चाहती थी। अपने सपने उनके और भी सारे थे। बताते हैं 1 साल पहले यानी 2024 में एक रोमांटिक म्यूज़िक वीडियो था जो कि राधिका ने, जिसमें लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया था, वो उसमें लीड एक्ट्रेस थी। इस गाने का नाम था कारवां। कारवां जो था एक बेसिकली सॉन्ग था, ऑफिशियल सॉन्ग था। एक सिंगर का नाम था इमाम उल हक। इमाम उल हक के साथ उन्होंने इसमें काम किया। अब इमाम ने राधिका को देखा था एक टेनिस प्रीमियर लीग के दौरान। जब उनको देखा इमाम ने, और वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन टीम के भी कुछ लोग थे, तो बताया जाता है इमाम के द्वारा कि राधिका को पहली बार में देख के ये पता चला कि कैमरे पर वो काफ़ी अच्छी लग सकती हैं। इसी वजह से उनको अप्रोच किया गया था इस पूरे सॉन्ग के लिए, इस वीडियो सॉन्ग के लिए। खैर यहाँ से राधिका ने अपने पिता को भी बताया था इस सॉन्ग से पहले कि वो इस तरह का एक शूट करने वाली हैं वीडियो। अपनी माँ को शूटिंग पे साथ में लेकर गई थी। गाना शूट हुआ, गाना निकला। गाने के रिलीज़ के बाद कई दिनों तक राधिका ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इसके रील्स डाले, इसके बारे में स्टोरीज़ डाली, इसका प्रमोशन किया बेसिकली। लेकिन अचानक से सडनली एक दिन राधिका ने ये जो प्रमोशन था इस गाने का वो करना बंद कर दिया। गाने के जो एक्टर थे इमाम, उन्होंने जब पूछा भी राधिका से एक दफ़ा कि आखिर क्या बात है, आपने क्यों बंद कर दिया प्रमोशनल स्टोरीज़ को डालना और ये सब चीज़ें करना, तो राधिका ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में देखा गया कि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपने दादाजी के डेथ से रिलेटेड एक पोस्ट डाला था, और लोगों को लगा, खुद इमाम को भी यही लगा कि कहीं ना कहीं यही रीज़न होगा जिसकी वजह से राधिका की फैमिली या राधिका परेशान है।
और इसी वजह से वो गाने को प्रमोट नहीं कर पा रही हैं, बाकी कोई पोस्ट नहीं डाल पा रही हैं। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और थी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आईएएस आईपीएस बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपने योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ है। हमारे सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं और क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। स्क्रीन पर जो भी आपको बैचेस दिख रहे हैं, क्लासेस दिख रही हैं, जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करिए। जो भी आपको प्राइस दिख रहा है उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप ये VJ लाइव कोड लगाते हैं। अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाएंगे, आसान बनाएंगे, बहुत ही बड़ा डिस्काउंट पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राधिका का अचानक से ये सब स्टोरीज डालना बंद कर देना, सोशल मीडिया से गायब हो जाना, ये अचानक से नहीं हुआ। तो दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और बात ये थी कि अब दीपक यादव को, यानी राधिका के पिता को, उसका इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अब अखरने लगा था, खटकने लगा था। वो नहीं चाहते थे कि राधिका ये सब चीज़ें करे, अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना के डाले, वो किन लोगों से बात कर रही है, किन लोगों से मिल रही है, ये सब चीज़ें अब नोटिस करने लगे थे दीपक यादव। ये सारी चीज़ें चली और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि राधिका का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो भी अब डीएक्टिवेट करवा दिया गया था। उसका अकाउंट डीएक्टिवेट उसने किया। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि आखिर क्यों दीपक यादव ये सब कर रहे थे। आपको हमने शुरुआत में बताया था कि दीपक अपने गाँव वज़ीराबाद लगातार जाते थे। वज़ीराबाद में उनके जो गांव वाले उनसे मिलते थे, जो उनके पुराने मिलने जुलने वाले लोग थे, वो लोग अब दीपक को ताने देने लगे थे। किस तरह के ताने? कि तुम अपनी बेटी की कमाई पर पलते हो, तुम अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे हो। क्यों ऐसे ताने दिए जा रहे थे? क्योंकि अब राधिका के बारे में बातें होने लगी थी कि उसने अपनी खुद की एक अकेडमी खोल ली है, वो वहाँ पे बच्चों को सिखाती है और उसी की कमाई से एक घर चलता है। ये सब चीज़ें तब चल रही थी जबकि बताया जाता है कि 15 लाख ऑन एवरेज कमा लेते थे दीपक यादव अपने सारे रियल इस्टेट के किराए से या जो भी उनके काम रहते थे उससे। तो ये सब चीज़ें फिर भी यहाँ पे जब लगातार चल रही थी तो हर बार दीपक यादव जब भी गांव जाते थे अपने वज़ीराबाद, तो वहाँ पे लोगों के ये जो ताने थे, वो जो टॉन्ट करते थे कि आप अपनी बेटी के पैसों पर जी रहे हैं। खुद राधिका की जो कोचिंग वो देती थी उसके ऊपर भी लोग सवाल खड़े करते थे, उसके ऊपर भी बातें बनाते थे। राधिका के यहाँ तक कैरेक्टर के ऊपर भी बात करने लगे थे अब लोग वज़ीराबाद के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उसने दीपक यादव के दिमाग को, दिल को पूरी तरह से एक उस पर गहरा प्रभाव डाला था, एक असर डाला था। और ये चीज़ यहाँ से सामने आती है। कई सारे साइकेट्रिस्ट जो हैं दोस्तों, आपको पहले ही बता दिया जाए, स्टेटमेंट सामने आए हैं, बताया है साइकेट्रिस्ट ने कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो लोग जो अपनी बाहर की प्रेजेंस को, अपनी सोशल प्रेजेंस को, यानी कि अपने आसपास के लोगों की वजह से वो कितना ज़्यादा उससे अफेक्ट, खुद की इमेज को वो उसी से जज करते हैं। तो अगर बाहरी लोगों के सामने उनकी इमेज गलत बन रही है या वो उन्हें ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ रहा है, तो वो अक्सर कुछ ना कुछ गलत स्टेप लेते हैं। जो लोग अपनी इमेज को सोशल जो उनकी प्रेजेंस है उससे नापते हैं, खुद को, अपने नज़रिए, अपने ढंग, अपने काम करने के तरीके उससे आंकते हैं, तो उनके साथ में ये दिक्कतें होती हैं। खैर, राधिका यादव जो थी यहाँ पे वो बिल्कुल भी इसके लिए राज़ी नहीं थी कि वो अपनी एकेडमी या अपने स्पोर्ट्स के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ अब करें। वो ये भी जानती थी कि उनके पिता ने आज तक उनको सपोर्ट किया है तो अभी भी आगे भी करेंगे। लेकिन अब यहाँ घर का माहौल भी तनावपूर्ण रहने लगा था। जब जब दीपक यादव वज़ीराबाद से वापस आते थे, राधिका और दीपक के बीच में लड़ाइयाँ होती थी। जो पिता और बेटी थी उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी और ये सब पूरा घर देखता था। राधिका की माँ वहाँ पे होती थी, उनका भाई वहाँ पे होता था। इन सब के बीच में घर का माहौल भी ख़राब रहने लगा, बेचैनी सी रहने लगी पूरे घर में। राधिका की स्पोर्ट्स एकेडमी जो थी, दरअसल वो जो स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग देने जाती थी, इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत थी दीपक यादव को। और लगातार वो इसी बात पे अड़े रहते थे कि तुम ये एकेडमी बंद कर दो, मैं जो पैसा कमा रहा हूँ वो पूरे घर के लिए काफ़ी है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राधिका जो थी वो अपने सपने के लिए अड़ी हुई थी और काफ़ी समय से उसने ये सब किया था, बनाया था, अपने आप को यहाँ पे इस काबिल बनाया था। तो इस वजह से वो एकेडमी और टेनिस कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी, ना ही एकेडमी बंद करना चाहती थी। इनफैक्ट अब उसको अच्छा लगने लगा था इन बच्चों को सिखाते हुए कि ये भी वो अब वो प्लेयर थी और अब वो प्लेयर्स को बनाने लगी थी। तो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। 8 जुलाई 2025 की बात बताते हैं कि ये तनाव जो था दोनों में, पिता और बेटी के बीच में जो लड़ाइयाँ रहती थी, वो इतने ज़्यादा पहुँच गई थी कि दीपक ने गुस्से में ये तक कह दिया था और धमकी दे दी थी राधिका को कि या तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे या फिर राधिका की। ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि उन्होंने कह दी अपनी बेटी से ये बात कि या तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे या राधिका की। अब जो आपको स्टार्टिंग में एक केस स्टडी का एग्जाम्पल बताया था,
आप अब यहाँ से उसको कनेक्ट करके देखिए कि आदमी ऐसे में या तो खुद को ख़त्म करता है या फिर सामने वाले को। यही चीज़ यहाँ पे रिवॉल्व हो रही थी। खैर, ये जब बात हुई घर में, इस तरह की जब खतरनाक लड़ाई हुई 8 जुलाई 2025 को, सब लोग उससे शॉक हो गए थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर असल में भी ऐसा कुछ हो सकता है। करीबन 2 दिन बाद दिन आता है 10 जुलाई 2025 का। सुबह के करीब 10:30 के आसपास की बात बताई जाती है। सेक्टर 57 गुड़गांव सुशांत लोक, इस एरिया में ये जो घर था, डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, दीपक यादव जहाँ पर रहते थे, इस घर में रोज़ सी सुबह थी। लेकिन इस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने भी सोचा नहीं था। राधिका किचन में सुबह 10:30 बजे के आसपास अपनी किचन में खाना बना रही थी। पीछे से दीपक यादव आते हैं और शायद ये पूरी तरह से प्री प्लान था, वो दिमाग में सोच चुके थे कि वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने अपनी .32 बोर लाइसेंसी जो पिस्टल थी, जो रिवॉल्वर थी माफ़ कीजिएगा, वो ली हुई थी अपने हाथ में। वो पीछे से आते हैं और राधिका जिसकी पीठ थी, वो क्योंकि खाना बना रही थी, राधिका की पीठ पे करीबन 5 राउंड फायर किए दीपक यादव ने। एक पिता ने अपनी बेटी के ऊपर 5 राउंड रिवॉल्वर से .32 बोर फायर कर दिए। एक राउंड मिस होता है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, क्योंकि दीपक यादव शूट कर रहे थे। राधिका के ऊपर 4 गोलियां लगती हैं और उनके वाइटल ऑर्गन्स को हिट करते हुए निकल जाती हैं। अचानक से जैसे ही गोलियां लगीं, राधिका किचन के फर्श पर गिर जाती हैं। गोली की आवाज़ सुनते ही नीचे, क्योंकि राधिका की जो मदर थी वो दूसरे रूम में थी, वो बाहर भागी और जैसे ही उन्होंने राधिका को नीचे फर्श पे गिरा हुआ देखा तो वो सीधे अपने घर से बाहर भागते हुए अपने फ़ोन से लोगों को कॉल करने के लिए झटपटाहट में बाहर निकल जाती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। रोते हुए वो लगातार किसी को कॉल कर रही थी। सामने उस समय पर जो एक विटनेस थे, प्यारे लाल, जिनके बारे में बताते हैं कि वो एक सामने कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहाँ पे काम करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, केयर टेकर हैं। प्यारे लाल ने ये अपना बयान दिया था। उन्होंने बताया कि राधिका की जो माँ थी वो रोती हुई बाहर आई और रोते हुए उन्होंने मोहल्ले की जो आसपास की लेडीज़ थी, जो नेबर्स थे उनको ये सब बताया और बाकी सब लोग, वहाँ पे भीड़ जो थी वो जमा हो गई थी। इस बीच में दीपक यादव अपने फर्स्ट फ्लोर की जो बालकनी थी उससे बाहर आते हैं और अपने हाथ में उनके जो रिवॉल्वर थी उसको उन्होंने अपने हाथ को ऊपर उठाया हवा में और कुछ बोला। शायद उन्होंने ये बोला था कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया है। ये सारी चीज़ें वहाँ का मंजर था। इसके बाद अचानक से वो अंदर चले जाते हैं वापस। राधिका के चाचा जो नीचे रहते थे, हमने आपको बताया कुलदीप यादव, उनका पूरा परिवार नीचे रहता था, उन्होंने भी इस गोली की चलने की आवाज़ सुनी। वो सीधा ऊपर भाग के जाते हैं। किचन में उन्होंने राधिका को नीचे फर्श पर गिरा हुआ पाया। कुलदीप यादव ने अपने बेटे को बुलाया और उसके साथ में राधिका को सीधा सेक्टर 56 के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब यहाँ ले जाया गया, डॉक्टर ने सर्जरी की कोशिश की, लेकिन 4 गोलियाँ बुरी तरह से वाइटल ऑर्गन्स को राधिका के भेद चुकी थी और इसकी वजह से राधिका की मौत हो जाती है। जब ये वारदात हुई, इसके करीबन 1 घंटे बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। यहाँ पर इस घर पे पहुंचती है। दीपक यादव को अरेस्ट कर लिया जाता है। राधिका की जान जा चुकी थी। पुलिस के सामने दीपक यादव ने पहले ही दिन में अपना गुनाह था उसको कबूल कर लिया। उसने ये कहा था कि जब मैं वज़ीराबाद दूध लेने जाता था, लोग मुझे टॉन्ट करते थे, ताने कसते थे। मैं अपनी बेटी के पैसों पर जी रहा हूँ। उन्होंने उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए। मैंने राधिका से कहा था कि एकेडमी बंद कर दे, लेकिन उसने नहीं माना। ये तनाव मुझे अंदर से खा रहा था और इसलिए मैंने अपनी बेटी को मार दिया। ये स्टेटमेंट था दीपक यादव का, जो पुलिस के इंटेरोगेशन में उन्होंने बाद में दिया है। ये जो केस हुआ, इस पर काफ़ी सारे साइकाइट्रिस्ट जो थे, उन्होंने अपनी विचार जो थे वो व्यक्त किए। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये सामने आया कि ये जो केस है दीपक यादव का, राधिका यादव मर्डर केस, दीपक का दरअसल जो गुस्सा था वो एक डिस्प्लेस्ड एंगर का रूप था। यानी कि गांव के लोगों के जो ताने थे, उसने ये सोचा कि उसकी इज्जत पे, उसकी मर्दानगी पर चोट लग रही है लगातार, और ये गुस्सा उसने राधिका के ऊपर निकाला, यानी अपनी बेटी के ऊपर निकाला। ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। चाहे किसी भी तरह से आप इस केस को लें, लेकिन ये कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। खैर, इस तरह के केस में साइकेट्रिस्ट जो हैं वो ये भी कहते हैं कि ये देखा जाता है ऐसे ज़्यादातर केसेस में कि जब कोई शख्स अपनी सोशल एक्सेप्टेंस से अपनी पहचान जोड़ता है, उसे ठोकर लगती है, तो एक्सट्रीम रिएक्शन सामने आते हैं। इसके एक्सट्रीम रिएक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। यही हमने आपको ही बताया था कि जब कोई शख्स अपनी सोशल एक्सेप्टेंस से अपनी पहचान को जोड़ के देखता है और जब उसको लगता है कि उस पहचान के ऊपर, यानी वो जो सोशल एक्सेप्टेंस है उसके ऊपर ठोकर लगातार लग रही है, लोग उसको अब उस तरह से नहीं देख रहे, उसकी पूरी छवि ख़राब हो जाएगी। लोग उससे ये कहेंगे, यहाँ पर दीपक यादव के केस में, कि तुम अपनी बेटी की कमाई पर पल रहे हो। तो ये जो चीज़ है, इसकी वजह से यहाँ पे
दीपक यादव ने एक एक्सट्रीम रिएक्शन लिया है और ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो इस तरह के बातें जो है बताते हैं, सामने ये बातें आ रही हैं। राधिका की सक्सेस जो थी, उसकी जो फैसले लेने की एक ज़िद थी, दीपक ने यहाँ पे ये देखा कि वो उसका पब्लिक जो अपना अपमान हो रहा है, उसका पब्लिकली जो अपमान हो रहा है, उसकी तरह से दीपक उसको देखने लगे थे और उसी की वजह से उन्होंने यहाँ पे ये सब किया है। राधिका की जो दोस्त हैं, 3 दिन बाद करीबन जब ये केस, क्योंकि पूरी देश भर में इस केस ने सनसनी फैला दी थी कि आखिर कैसे एक बाप अपनी बेटी को गोली मार सकता है, वो भी उस बेटी को जिसके लिए उसने करोड़ों रुपए लगाए उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए, उसके बाद में अपने खुद जीवन के इतने साल लगा दिए, तो आखिर ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है। 3 दिन बाद लेकिन करीबन बताते हैं कि 13 जुलाई 2025 को हिमांशिका, राधिका की एक दोस्त, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और काफ़ी सारे उन्होंने उसके बाद उसके पार्ट्स भी डाले, उन्होंने वीडियो में बताया, उन्होंने दीपक यादव के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए हिमांशिका ने। हिमांशिका का कहना था कि राधिका के घर का माहौल काफ़ी दबाव वाला था, उसको दबा के रखा जाता था, किससे वो बात कर रही है, उसके दोस्त कौन कौन हैं, उसके कपड़ों को लेकर सब चीज़ों पर उसके ऊपर दबाव बनाया जाता था जो पेरेंट्स थे उनके द्वारा। ये भी कहा गया कि राधिका का इंडिपेंडेंट होना उन्हें पसंद नहीं था, वो शॉर्ट्स पहनती थी, ये पसंद नहीं था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक पिता जिसने बचपन से ही देखा हो कि वो जो टेनिस जो गेम है वहाँ पे ड्रेस कोड ही ये है, तो अगर वहाँ पे अगर राधिका के शॉर्ट्स पहनने से दिक्कत है तो वो अभी क्यों, पहले क्यों नहीं। तो काफ़ी सारे सवाल हैं जो इस केस में खड़े होते हैं। आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। खैर, हिमांशिका का कहना था कि वो अपने टर्म्स पर जब ज़िंदगी अपनी जीती थी, जब उसने ज़िंदगी जीना अपने टर्म्स पर शुरू किया, तो ये लोग उसको शर्मिंदा करते थे, ये लोग उसको नहीं पसंद करते थे कि वो ऐसा कुछ करे। हर छोटी बात राधिका को अपने घर पे जस्टिफाई करनी पड़ती थी, यहाँ तक कि वीडियो कॉल्स जो होते थे वो किससे बात कर रही है ये भी दिखाना पड़ता था कि वो किससे क्या बातें कर रही है। एकेडमी जोसेफ उसके घर से सिर्फ 50-100 मीटर की दूरी पर थी। वहाँ अगर वो वहाँ से देर से भी आ रही है, थोड़ा भी देर उसको हो जाती है, तो वो उसको डांट पड़ती थी, उसको बताना पड़ता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। खैर, एक इंस्पेक्टर हैं इस पूरे केस के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट अपना रिएक्शन दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि इंटेरोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में पूरे केस की हमें ये पता चला कि दीपक जो हैं वो हर किसी पे उनको शक करने की एक तरह से गलत आदत थी। अगर कोई भी बात उनके दिमाग में घुस जाती थी तो उसे निकाल नहीं पाते थे। ये भी आप देखिए कि यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर लोगों ने उनको बोल दिया तो अब वो उस बात को अपने दिमाग से ही निकाल पा रहे हैं। वो उनको लगने लगा कि यही रियलिटी है, जबकि असल में वो खुद भी अच्छा खासा कमा रहे थे। उनकी बेटी एक अपना खुद का अलग मुकाम बना रही थी, अगर उसको बनाने देते तो ये काफ़ी अच्छा एक फ्यूचर हो सकता था, लेकिन उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। खैर, कुलदीप यादव जो दीपक यादव के भाई हैं छोटे, उन्होंने बताया कि ये पूरी फैमिली के लिए बहुत ही गलत समय है, क्योंकि हमने अपनी बेटी को तो खो ही दिया, अपने भाई को भी खो दिया। उनका भाई जो है यानी दीपक यादव, वो जेल में है और अब वो जेल में उनकी जो स्थिति है उसके बारे में बताया जा रहा है कि खुद कुलदीप यादव का स्टेटमेंट है कि दीपक को काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप है। वो कह रहा है कि उसने कन्या वध किया है और उसे फांसी पे टांग देना चाहिए। हमने अपनी बेटी को भी खो दिया और अपने भाई को भी। तो ये पूरे फैमिली आप देखिए कि एक गलत स्टेप और पूरी परिवार के ऊपर किस तरह से एक मुसीबतों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ता है। राधिका की मौत के बाद कई सारे मीडिया आउटलेट्स, ऐसे मीडिया हाउसेस थे, कई सारे न्यूज़ चैनल्स थे जिन्होंने ये सब बातें फैलाना शुरू कर दी कि इंटरकास्ट मैरिज एक वजह हो सकती है, राधिका इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती थी और इसी वजह से शायद घर में दिक्कतें चल रही थी। कई लोगों ने सवाल उठाया कि एक इमाम उल हक शायद नाम था उस लड़के का जो सिंगर था उस सॉन्ग का, उस गाने का, तो कहीं उसके साथ में कुछ लव जिहाद का एंगल है या कुछ इस तरह की चीज़ें। ये सारी चीज़ें मीडिया ने उठाई लगातार बातें, लेकिन दीपक के जो कज़न है विजय यादव, उन्होंने इन सारी बातों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फैमिली जो थी वो अच्छी खासी फैमिली थी, पढ़ी लिखी फैमिली थी। उनको इस मामले में अगर इस तरह का कोई इंटरकास्ट मैरिज की बात होती तो वो ऐसे मामलों में बातचीत करते और बातचीत से सुलझा सकते थे। मीडिया सिर्फ ये सब चीज़ें नैरेटिव फैला रही है, बना रही है। खैर, राधिका की जो मौत हुई है उसने पूरे समाज के सामने, हम सब के सामने, सोसाइटी के सामने एक सवाल छोड़ दिया है कि क्या ऐसा हो सकता है और आखिर ऐसा है तो क्यों कि एक बाप जिसने अपनी बेटी के सपनों को सहारा दिया, लगातार उसको बनाया बुनाया उसके साथ में, वो आखिर अपने मेल ईगो के चलते, वो मेल ईगो जो चीज़ें बर्बाद कर सकता है, उस मेल ईगो के चलते, उस सोसाइटी के प्रेशर के चलते
आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से मुझे अपना रहे हैं, मेरे बारे में, मेरी बेटी के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, उन दूसरे लोगों के विचार क्या हैं हमारे बारे में, इस चीज़ के चलते क्या अपनी बेटी को मार सकता है। तो ये जो केस है इसने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया पूरी सोसाइटी के सामने। आप लोगों की इस पर क्या राय है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो केसेस होते हैं उसमें जितने लोग अपनी राय बताएं, जितने लोग सेंसिबल बात करें बताएं यहाँ पे, तो वो ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं, लोगों तक पहुँचती है, तो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान ही होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।